स्वागत है आप सभी का एटी नाउ संदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं आज फोकस में। लगातार जोरदार तेजी इनमें देखने को मिल रही है। क्या है इसके पीछे की वजह और अब क्या करना चाहिए आपको इन शेयरों में, ये जानेंगे शो में। डाबर के नतीजे आने वाले हैं कल, क्या है स्ट्रीट का अनुमान, ये भी समझेंगे और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी शो में करेंगे शामिल। बाजार में पिछले 7 दिनों से चल रही तेजी पर आज ब्रेक लग गया। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 170 अंक फिसलकर 17,650 के स्तर के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 350 अंकों की और निफ्टी बैंक में करीब 190 अंकों की गिरावट देखी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में तेजी दिखाई दी। निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे, जबकि टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा और मारुति थे। दिन भर बाजार में किस तरह की हलचल रही, इस पूरे एनालिसिस के साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद आज का मार्केट जो था वो थोड़ा लो वॉल्यूम पे काम हो रहा है, क्योंकि कल बलि प्रदा की छुट्टी थी, इसलिए आज बाजार के अंदर काम एक सीमित दायरे के अंदर हुआ। कुल मिला के 90 पॉइंट मार्केट ने आज अपने शेड किया और डेज लो पे जाके क्लोज हुआ है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे तो आज डिक्लाइंस की संख्या ज़्यादा है, वो करीब 1200 प्लस है और एडवांसेस करीब 750 के आसपास हैं। कुल मिला के इसको एक हल्की प्रॉफिट बुकिंग कहा जा रहा है, क्योंकि ठीक दिवाली से पहले या मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन बाजार के अंदर 7 सेशन का लगातार नॉन स्टॉप हमको तेज़ी बनती हुई दिखी है। तो इसलिए आज मेहर सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग ही बाजार के अंदर हावी रही। आज जब बाजार को हम पूरा कुल मिला के देख रहे हैं तो उसमें कुछ तेज़ी वाले शेयर्स भी स्क्रीन पे थे जिन्होंने इस बाजार के प्रॉफिट बुकिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि वो चले। पहले मैं जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ जाता हूँ। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईटी का पार्टिसिपेशन वापस आया। टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी के 28 तारीख को नंबर आने, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी और 1 तारीख से फिर आपके सेल्स के नंबर आने हैं। तो 3-4 अहम ट्रिगर की वजह से शॉर्ट कवरिंग जोरदार हुई है। जीएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जो आज निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट करते हुए दिखे। निफ्टी के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग जहाँ पे सीवियर थी वो था नेस्ले। नेस्ले आपको ध्यान होगा पिछले 4-5 दिन से चल रहा था। एचयूएल के नंबर्स के मार्जिन्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो ये डेज लो पे आज जाके बंद हुआ। ये प्रीवियस सेशन में भी यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग में भी करीब 4% नीचे था। कोटक और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स ने भी आज प्रॉफिट बुकिंग कराई, करीब 2% के आसपास की। आ जाते हैं इसके अलावा आज का साल का हाई किन शेयर्स ने टेस्ट किया निफ्टी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आज एसबीआई काफ़ी अच्छा चला, ना केवल वो काफ़ी अच्छा चला, उसने साल का 52 वीक हाई भी टेस्ट किया। और इसके अलावा सिप्ला, सनफार्मा और आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ एक वो शेयर्स थे जिन्होंने आज का 52 वीक हाई यानी कि साल का ऊपरी स्तर को टेस्ट किया है। आ जाते हैं अब जरा छोटे मझोले कैटेगरी के अंदर, यानी मिड कैप 500 की कैटेगरी के अंदर, जहाँ पे शेयर्स के अंदर आप जो मूवमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज एमसेक्स काफ़ी ज़ोरदार चला। आज के सेशन में ही करीब 9% ऊपर, लास्ट सेशन में मुहूर्त ट्रेडिंग में 4% ऊपर, तो करीब 13% 2 दिन के अंदर शेयर चल चुका है। बीएचईएल के अंदर भी ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिल रही है और इसके अंदर भी एक नया ब्रेकआउट बता रहे हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगले संवत्सर का बेहतरीन शेयर होगा। गैस के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में कम हुए हैं, $9 पर MMBTU से घटकर $5 पर MMBTU हुए हैं। उसका फ़ायदा काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिसको हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कह रहे हैं, वो धीरे धीरे डिस्काउंट कर रही हैं अगली सीरीज़ के अंदर। आज जो मंदी के शेयर्स आपको जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है मिड कैप कैटेगरी में, शॉपर स्टॉप आपको ध्यान होगा काफ़ी तेज़ी से शेयर चला था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग 6% नीचे। होम फर्स्ट के अंदर भी करीब 4% है, लेकिन ध्यान दें होम फर्स्ट फाइनेंस के अंदर आज हमारे जो मेहमान हैं वो उनका कहना है कि ये काफ़ी बुलिश है इस पर, नीलेश शाह। और इसके अलावा कजारिया सिरेमिक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग है। आप इसमें देख पा रहे होंगे 2-3 शेयर ऐसे हैं जो कि सीधा फेस्टिवल से जुड़े हुए थे, तो इसमें टिपिकली दिवाली कंप्लीट होने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आज का दिन एक महर लो वॉल्यूम के साथ एक रेंज का प्रॉफिट बुकिंग का डे था। अब देखना होगा कि कल की छुट्टी के बाद बाजार इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर कैसे प्ले करता है। तो कल का जो यूएस मार्केट्स का प्ले भी होगा वो भी बाजार के अंदर काउंट करना होगा। परसों हम आज का और कल का दोनों दिन के टेकिंग्स के बाद हम ओपन होंगे। बिल्कुल सही बात है कि कल का ट्रेडिंग सेशन तो क्लोज्ड है, तो अब देखना होगा कि ग्लोबल मार्केट किस तरह से मूव करते हैं इन दिनों में और उसके हिसाब से आगे का ट्रेडिंग सेशन तय होगा। लेकिन आज जिस तरह का कारोबार हमने देखा उसका कितना असर पड़ेगा अगले ट्रेडिंग सेशन पर, ये बताने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आस्था जैन और नितिलेश पावस्कर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नितिलेश, क्या लग रहा है, हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में, अब बाजार एक पॉज ले रहा है, आपको लगता है ये कंसोलिडेशन की स्थिति है या फिर एक टॉप बन गया है फॉर द टाइम बीइंग?
जी सर, अगर हम लोग देखेंगे लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने के बाद मतलब 18,100 से हम लोग 16,800 मतलब 1,300 पॉइंट्स गिरने के बाद 1000 पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्या किया है, रिकवर किया है। अभी मैं निफ्टी के आवरली चार्ट को स्टडी कर रहा था, अगर आप भी देख सकते हो तो वहां पे एग्जैक्टली हम लोगों ने ऑलमोस्ट 78% वहां से रिट्रेसमेंट लेके अभी थोड़ा सा एक फॉल दिखाना चालू किया है। और आज का जो ओपन और हाई था वो एग्जैक्टली सेम था। जब भी मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और ओपन इज इक्वल टू हाई होता है और वहां से फॉलो बाइंग अगर नहीं आती है तो हम लोग जनरली कंसिडर करते हैं टेक्निकल्स में कि यहाँ से एक टॉप शॉर्ट टर्म के लिए बन चुका है। अगर वो टॉप क्रॉस नहीं करता है मार्केट तो फिर से अगर हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट के ऊपर एक चैनल फॉर्मेशन चल रहा है। अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन आता है मतलब जो है 17,660 के नीचे अगर कंटिन्यूसली आवरली क्लोज देना चालू होता है तो हम लोग फिर से 17,450 से लेके 17,380 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। जब तक मार्केट कन्विंसिंगली 17,825 से लेके 17,865 ये लेवल को क्रॉस ना करे तब तक मार्केट में थोड़ा सा अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक आप एक्शन देख सकते हो, काफी स्टॉक्स के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है तो वहां पे आप नजर बना के रख सकते हो। लेकिन लग रहा है कि मुझे निफ्टी में थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। मैक्स मैक्स अगर यहाँ से हम लोग अपसाइड भी देखते हैं तो 17,925 ये मैक्स मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो आने वाला जो एक्सपायरी होगा मतलब नवंबर और दिसंबर उसमें थोड़ा सा पेन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जून का जो एक्सपायरी है उसकी यादें ताजा हो सकती है फिर से। 925 तक का जो है टॉप आपको बनते हुए दिख रहा है, उसके ऊपर बाजार के जाने की स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही है। आस्था, आपको क्या लग रहा है अभी? हम जब बात कर रहे हैं बाजार के सभी एक्सपर्ट से, तो हम न सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि अब ये भी एक आइडिया रहना चाह रहे हैं कि अगला एक साल कैसा दिख रहा है। जो चर्चाएं चल रही हैं कि यूएस की इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी एक मंदी में जा सकती है। आज इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स के जो सीईओ हैं सोलोमन साहब, उनका भी बयान आया। कैसे रीड करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? और अगर हम इस संवत से अगले संवत तक की बात कर रहे हैं तो आपका ब्रॉडली बाजार पर व्यू क्या है अभी? गुड इवनिंग अमित्रा। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को दिवाली की और नए संवत की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो जिस तरह से ये जो फंडामेंटल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं तो इंडियन मार्केट्स के लिए तो मैं पॉजिटिव ही हूँ। डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स में पेन है और वहाँ जो जिस तरह का माहौल है उससे इंडियन भी मार्केट्स भी अफेक्टेड है। लेकिन जो यहाँ के ओन फंडामेंटल्स हैं और यहाँ की जो ओन इकोनॉमिक स्टोरी चल रही है वो अपने आप में ही बहुत अच्छा यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म लेके आ रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिले, बट ओवरऑल अगर 1 साल का पर्सपेक्टिव है तो मार्केट्स हमें यहाँ से अच्छा ही परफॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। तो दिवाली से दिवाली तक, नेक्स्ट दिवाली तक हम लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं मार्केट्स को लेके। बीच-बीच में छोटे-मोटे डिप्स आते रहेंगे, बट वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी की तरह देखे जाने चाहिए। करेक्ट, तो अपॉर्चुनिटी बनेगी बाजार में अगर गिरावट दिखे भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से काफ़ी हद तक हम जुड़े हुए हैं। थोड़ी बहुत गिरावट दिखे भी तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। लॉन्ग रन में भारतीय बाजार इंटैक्ट है और तेज़ी अगली दिवाली तक बढ़ने की ही उम्मीद है। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो हैं उनमें ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। आईजीएल का स्टॉक करीब 6-7% ऊपर था। एमजीएल, गुजरात गैस, इन सब में हमने अच्छी बढ़त आते हुए देखी। क्या वजह थी इसके पीछे, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौमित सरकार। अगर आप देखेंगे तो आईजीएल, महानगर गैस और गुजरात गैस तीनों ही स्टॉक आज बस कर रहा है। दो रीज़न है इसका। पहले तो फैक्ट ये है कि जो ग्लोबल गैस प्राइस अगर आप देखेंगे तो यूएस में भी जो हेनरी हब के प्राइसेस है वो $10 के आसपास चल रहे थे एक महीने पहले, और अब वो $5 से $6 के आसपास चल रहे हैं। तो ग्लोबली गैस प्राइसेस कम होने से भी इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेनिफिट होगा। अब ये जो बेनिफिट है ये तुरंत नहीं होगा, ऑब्वियसली थोड़ा लैग पीरियड के साथ इनका बेनिफिट होगा, बट लोअर गैस प्राइसेस के कारण उनकी जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो कम हो सकती है। तो ये एक पहला बेनिफिट है। और दूसरी जो चीज़ मार्केट में एचओएस चल रही है या मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं वो ये है कि किरित पारेख की कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो शायद जल्द ही अनाउंस की जा सकती है। अब ये रिकमेंडेशंस क्या है? पहला रिकमेंडेशन तो यही एक्सपेक्टेड है स्ट्रीट में कि जो
एपीएम गैस प्राइसेस, मतलब जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस है उस पर एक सीलिंग लगा दी जाएगी। मतलब अब जो प्राइसेस करीब $8.57 पर MMBTU के आसपास चल रहा है वो प्राइसेस शायद कम हो सकती है। ये कम होने से अगेन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिकली आप महानगर गैस और आईजीएल के लिए अगर आप देखेंगे तो उनकी करीब 75 to 80% ऑफ जो वॉल्यूम्स है वो सीएनजी और पीएनजी के लिए जाती है, जहां पे ये एपीएम गैस यूज किया जाता है। अब अगर इसकी प्राइसिंग कम हो जाए तो उनकी मार्जिन भी बढ़ जाएगी और आगे चल के उन्हें प्राइस कट करने की भी ज़्यादा मार्जिन मिल जाती है, जिसकी वजह से सीएनजी पेट्रोल और डीजल के सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो ये दो बेनिफिट, ये दो चीज़ें हैं जिनके वजह से हमें सारी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में ज़्यादा ये गेंस देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली आईजीएल और महानगर गैस की अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा गेंस इसलिए है क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है सीएनजी और पीएनजी के लिए वो ज़्यादा है, करीब 75 to 80%। और अगर किरित पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन में प्राइस कट या प्राइस कम करने की बात आ जाती है तो इन दो कंपनीज को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसका। बिल्कुल। आस्था, आपको लगता है कि जो बेनिफिट्स यहाँ पर सौमित बता रहे हैं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि अगले कुछ समय तक जारी रहेंगे? आईजीएल जैसा स्टॉक आज करीब 6.5% ऊपर, एमजीएल में हमने अच्छी तेजी देखी, क्या आपको लगता है इनमें बने रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें ये लॉन्ग टर्म में भी इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आईजीएल के तो अभी कुछ 22 अक्टूबर के आसपास नतीजे भी आए थे। ऑल्दो नतीजे बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये जो कंपनियां हैं ये अब एक स्वीट स्पॉट पे आनी चाहिए अगर इसी तरह से प्राइसेस में इम्पैक्ट आता रहा तो। और बहुत ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम देख चुके हैं इन काउंटर्स पे। तो अगर लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा और गिरावट आती है तो खरीदने के मौके हमें लगते हैं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में रह सकते हैं। उसमें से टॉप पिक आईजीएल रही। तो आईजीएल को टॉपिक रखते हुए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अभी भी बुलिश नजरिया है आपको, लेकिन ध्यान देने की बात यह है जाहिर तौर पर कि कुछ गिरावट आने दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आज 5-6% चल चुके हैं। तो गिरावट में खरीदारी कीजिए ताकि आपके रिटर्न की संभावना बेहतर हो जाए। नितिलेश, यहाँ पर आज जो गिरे स्टॉक्स उनमें नेस्ले, एचयूएल, ये दो बड़े एफएमसीजी स्टॉक्स थे जो काफी ज्यादा वीक दिख रहे थे, 2.5-3% गिरे हैं ये। क्या लग रहा है, वीकनेस बढ़ेगी यहाँ से या इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और हिम्मत करके खरीदारी करनी चाहिए? अभी जो एफएमसीजी पैक है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि दिवाली का फेस्टिवल था, इस वजह से लोगों ने थोड़ा सा बाइंग किया था और बाइंग दिखा भी था नेस्ले और एचयूएल के चार्ट के ऊपर। तो वहां से अभी मुझे लग रहा है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। देखो, इस स्टॉक्स को तभी लेना पड़ेगा जब मार्केट में मतलब डर होगा। मतलब अगर मार्केट 15% या फिर 20% अगर करेक्शन दिखाता है तो ये स्टॉक्स को लेने की आप कोशिश करें। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें, यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो जैसे कि एक आईटीसी होगा, अगर आईटीसी किस कारण से 280 से लेके 290 इस रेंज में अगर आपको मिलता है, कोई भी बड़ा ग्लोबली करेक्शन आता है तो उसको धीरे धीरे करके 260 तक उसको एक्यूमुलेट करना है। आने वाले कुछ समय में 550 से लेके 600 ये टारगेट देखने को मिल सकते। कैश में लेना है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ हमें बाइंग करना है। ओके, कैश में लेना है, कम क्वांटिटी के साथ बाइंग करना है। और वैसे भी एफएमसीजी पर ब्रॉडली नजरिया ये है कि जब बाजार में चिंता ज़्यादा हो, पैनिक ज़्यादा हो, तब इनको लीजिए तो बेटर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी भी एक खबर सामने आ रही है कि कंपनी 1 से 2 महीने में अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकल सकती है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अंकुर, बताइए। जी, आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड कारोबार से पूरी तरह निकल सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो म्यूचुअल फंड कारोबार है वो एलआईसी को सौंपा जाएगा और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं रह सकता। अगर हम पूरे कारोबार की बात करें तो ये करीब 4,000 करोड़ रुपए तक का है और ये जो ट्रांसफर हमें बताया जा रहा है वो मार्च 2023, यानी कि ये सारा जो ट्रांसफर होना है वो इसी साल होना है। आपको याद होगा आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में एजिस फेडरल इंश्योरेंस में अपना हिस्सेदारी बेचा था, वो करीब 380 करोड़ रुपए का था और अब ये 4,000 करोड़ रुपए तक का जो म्यूचुअल फंड कारोबार है पूरी तरीके से एलआईसी को ट्रांसफर हो सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के पूरे होने से पहले ही कंप्लीट कर दी जाएगी और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये कदम उठाए जा रहे हैं। आस्था, आपको लग रहा है कि आईडीबीआई को कुछ खास फायदा होगा इस बिजनेस से निकलने के बाद? क्योंकि अगर डेटा देखें तो जो कुल मिलाकर अमाउंट आएगा वो बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है।
बहुत बड़ा फायदा होगा ऐसा कहना तो अभी थोड़ी-सी जल्दबाजी होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में इसका बिहेवियर एक बार रिव्यू करने जैसा रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी थोड़ा-सा और रुकने की सलाह दूँगी और अभी नई खरीदी ना करें, लेकिन अगर लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से 55-57 तक के लक्ष्य के लिए इसे होल्ड किया जा सकता है। ये तो आईडीबीआई बैंक को फिलहाल होल्ड किया जा सकता है अगर आपने स्टॉक लिया हुआ है तो, और अगर नहीं लिया है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद जब थोड़ा और कमजोरी आए उसके बाद इस पे सोचा विचार किया जा सकता है। नितिलेश, एलआईसी के चार्ट देख के बता सकते हैं, जब इसका आईपीओ आ रहा था तब काफी यूफोरिया था मार्केट में, उसके बाद हमने देखा कि लोग एकदम जब बहुत ज्यादा फायदा नहीं कमा पाए तो थोड़ा सा दूर हो गए और आजकल तो चर्चा ही नहीं होती है। कहाँ जा रहे हैं एलआईसी के चार्ट्स? सर चार्ट तो वीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से कुछ मतलब यहाँ पे मैं 25% लेना पसंद करूंगा। 600 के आसपास चल रहा है तो धीरे धीरे करके मैं एक्यूमुलेट करूंगा 540 तक। देखो, जब सब लोग लेने के लिए रेडी होते हैं तो मैं हमेशा उस स्टॉक से दूर रहता हूँ, लेकिन अभी इस स्टॉक्स में थोड़ा सा सब लोग परेशान हो चुके हैं तो मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। मैं क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को मैं वॉच कर रहा हूँ तो एलआईसी को मैं लेना पसंद करूंगा। जैसे ही इसमें कुछ और 5% का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनाई जा सकती है, लेकिन तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ओके, 5% का करेक्शन आने के बाद इसको लिया जा सकता है। नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। एलआईसी का स्टॉक आजकल चर्चा में नहीं है, लेकिन करीब करीब 600 के आसपास चल रहा है। आज इसने 600 का लेवल पार भी किया था, 601 तक गया, 595 के आसपास जाकर ये स्टॉक आज बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि नतीजों का सिलसिला तो चल ही रहा है। कल डाबर के नतीजे आने वाले हैं। अभी हम लोग एफएमसीजी पर बात भी कर रहे थे। क्या अनुमान है इस बार पूरे डाबर के नतीजों से, बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला आप जुड़ रही हैं। विनी, बताइए। डाबर अपने Q2 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। उसमें देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है, मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अराउंड 5% की रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिट्स में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, अराउंड 4.5% की डिक्लाइन आएगी प्रॉफिट्स में। वाइल मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन इबिटा मार्जिन्स में एक्सपेक्टेड है, और इबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है 20% पे। उसके अलावा Q2 की ऑपरेशनल अपडेट भी आई थी तो कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ उसमें भी हाईलाइट की थी। एक फैक्टर था कि रूरल मार्केट्स में थोड़ी प्रेशर बन रही है, तो उसमें भी कॉमेंट्री ये इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा कंपनी ने ऑलरेडी हाईलाइट की थी कि फूड बिजनेस अच्छी ग्रोथ दिख रही है, उसके अलावा डाइजेस्टिव बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है और होम केयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आएगी इन सब बिजनेसेस में। वाइल हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी मॉडरेशन एक्सपेक्टेड है हेल्थ केयर बिजनेस में। मार्जिन्स प्रेशर रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेशन चल रहा है, सेल्स मिक्स थोड़ा इंफीरियर है, और उसके अलावा देखिए तो हायर पैकेजिंग कॉस्ट भी एक फैक्टर है जो ओवरऑल मार्जिन्स को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए ग्रॉस मार्जिन्स और इबिटा मार्जिन्स दोनों में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। और फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, कमेंट्री क्या आ रही है, डिमांड ट्रेंड्स रूरल ग्रोथ पे, कुछ कंज्यूमर प्रेफरेंस में चेंजेस हो रही है, क्या आयुर्वेदिक की प्रेफरेंस बढ़ रही है, नेचुरल्स की प्रेफरेंस बढ़ रही है, ये एक ट्रेंड वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा हेल्थ केयर बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है और एनी न्यू लॉन्चेस कंपनी की है, वो एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं नतीजे कैसे आते हैं डाबर के, उस पर करेंगे हम उसके बाद चर्चा। लेकिन नितिलेश, एक चार्ट में चाहूंगा जो आप देखें वो है MCX का। आज ये स्टॉक करीब 8% ऊपर था और जैसा डिम्पी भी बता रहे थे अपनी मार्केट रिपोर्ट में कि 2-3 दिन में ये स्टॉक करीब 15-17% चल चुका है। क्या लग रहा है MCX में, अभी और स्टीम बाकी है? जी सर, एक्चुअली इसको भी मैं भी क्लोजली ट्रैक कर रहा था और अच्छा खासा ब्रेकआउट इसने दिया है। कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट भी किया था ये स्टॉक को, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम थोड़ा सा मिस हो चुका है। अभी स्टॉक को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अगर ये काउंटर 1450 से लेके 1500 इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए बाइंग साइड की, और तब मेरा जो लक्ष्य होगा वो होगा 1620 से लेके 1650। लेकिन ये स्टॉक्स में थोड़ा सा वेट करें, देखेंगे फॉलो बाइंग आती है या फिर नहीं आती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए 50 पॉइंट की रेंज में। जैसे ही निकलता है तो तगड़ा रिटर्न्स देने के लिए तैयार है MCX काउंटर। 1450 के आसपास आपको इस स्टॉक पे करना है फोकस। 1450 तक आने दीजिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बनेगी बढ़िया, क्योंकि स्टॉक काफ़ी चल चुका है पिछले एक दो सेशन में। तो जाहिर तौर पर काफ़ी मुनाफा तो लोग जिनके पास रहा होगा स्टॉक उन्होंने बना ही लिया है। लेकिन अगर आप नई एंट्री करना चाहते हैं तो रुकिएगा थोड़ा सा, 1450 के आसपास इस स्टॉक को आप ले सकते हैं। चलिए अगला जो ट्रेडिंग सेशन होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वहाँ कहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस में होने चाहिए, जानते हैं मेरे मेहमानों के आज के VIP शेयर्स। आशा, आपसे करते हैं शुरुआत। बताइए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए कहां पर नजर होगी आपकी?
देखिए पसंद आ रहा है शांति गियर्स। मेरे हिसाब से यहाँ पे डिप और अगर आता है तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी और इसमें जो मैं टारगेट देख रही हूँ तकरीबन 390 से 395 के हैं। समय सीमा यहाँ पे 1 से 1.5 महीना रह सकती है। तो एक पोजिशनल मैं कॉल दे रही हूँ जो कि कल ही नहीं बल्कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए भी ली जा सकती है। शांति गियर में खरीदारी करने की सलाह है। शांति गियर पर करिए फोकस। यहाँ पर पोजीशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म नहीं तो लंबे समय के लिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखना होगा। शांति गियर्स को आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नितिलेश, आपकी नजर कहाँ होगी अगले ट्रेडिंग सेशन में? सर उससे पहले थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा। जी। कंसोलिडेशन एमसीएक्स में होना चाहिए 1450 से लेके 1500 और उसके बाद 1500 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हमें लेना चाहिए। तो Correct. ये वाला छोटा सा करेक्शन था। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी चीज मैं यूपीएल में देख रहा हूँ एक बेयरिश फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है आवरली चार्ट के ऊपर। जैसे ये काउंटर 690 टू 93 का लेवल अगर ब्रेकडाउन कर देता है स्पॉट के चार्ट्स के ऊपर तो हमें आने वाले 2 से 3 दिन में 680 से लेके 670 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। 705 रुपए का एक स्टॉप लॉस क्या करे, मेंटेन करे। और एक दूसरा अपडेट, कुछ दिन पहले या फिर महीनों पहले मैंने एक एनएचपीसी का काउंटर आपके शो पे रेकमेंड किया था 35 रुपीज के ब्रेकआउट के साथ। अभी उस काउंटर का भाव चल रहा है 45 रुपीज का। तो स्टॉप लॉस उसको हमें ट्रेल करके 42 रुपीज के आसपास करना चाहिए। जैसे ये काउंटर 47 का ब्रेकआउट दे देगा तो 60 के टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें प्लान कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एनएचपीसी पर भी कॉल जो है आपने जो पहले दी थी उसको फॉलो अप है, और उसके अलावा यूपीएल यहाँ पर शॉर्ट साइड की सलाह है। यहाँ पर आप रख सकते हैं टारगेट 680 से 670 तक के। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था और नितिलेश, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल की तैयारी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए EG Now स्वदेश के साथ।